नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज हम इस कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन की सीरीज में अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 3 चैप्टर, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई। बेटा मॉडर्न फिजिक्स में टोटल 4 चैप्टर हैं, जिसमें से सेमीकंडक्टर हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, ये तीनों चैप्टर मिला के अप्रोक्सीमेटली 12 नंबर की वेटेज रखते हैं। आइए चलते हैं हम लोग इस 70 आउट ऑफ 70 के मिशन पर, जिसपे हम कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने से रोकते हैं। उस तरीके के क्वेश्चंस को हमने टारगेट किया है इस कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन सीरीज में। तो बहुत ज्यादा समय खराब ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे डुअल नेचर ऑफ एटम एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ एटम एंड रेडिएशन ये रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर 5 कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन, आपको पता है। उसके बाद फिर रिवाइज करेंगे एटम चैप्टर को, क्विक रिवीजन। उसके बाद 5 कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस, फिर रिवाइज करेंगे हम न्यूक्लियाई चैप्टर को और फिर से उसके कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरीके से आइए रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। बेटा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में सबसे पहले आपको पता होगा, याद होगा, मैं रिवाइज करवा रहा हूं, क्विक रिवीजन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। अगर किसी मेटेलिक सरफेस पे लाइट आके इंसिडेंट होती है और उस लाइट के फोटोन की एनर्जी मटेरियल के वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। किसी भी फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी है। अगर फोटोन की एनर्जी एच न्यू है और उसमें बेटा न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिन फोटॉन्स की होंगी, उन्हीं फोटॉन्स के पास एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी और तब क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी, φ/h। और वर्क फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, φ से। इसमें φ क्या है, वर्क फंक्शन। तो बेटा फोटोन की एनर्जी फोटोन की एनर्जी कितनी लिखी हुई है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, फ्रीक्वेंसी को लिख लेंगे hc/λ। फोटोन का मोमेंटम क्या होता है, E/c या h/λ। याद है ना आपको, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p। तो p कितना हो जाएगा, h/λ। ठीक, फोटोन के मास के बारे में प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, 0, और फोटोन का रिलेटिविस्टिक मास कितना होता है जब वो मूव कर रहा होता है, तो E/c² अकॉर्डिंग टू एनर्जी मास इक्विवेलेंस। बेटा याद रखना है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, लेकिन जब फोटोन मोशन में होता है तो उसका रिलेटिविस्टिक मास अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E इज इक्वल्स टू mc² इक्वेशन से निकाला जाता है और मास कितना आएगा, E/c²। क्लियर। इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। हमने पिछले चैप्टर में भी कवर किया है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में हमने इंटेंसिटी पढ़ी है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और एनर्जी पर यूनिट टाइम को इसमें क्या लिख लेंगे, पावर, और पावर अपॉन एरिया क्या बन जाएगी, इंटेंसिटी। पावर क्या होती है बेटा, पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो हमने लिख लिया एनर्जी पर यूनिट टाइम, एरिया लिखा हुआ है। और एनर्जी की वैल्यू कितनी, एक फोटोन की एनर्जी आपने कितनी बताई, एच न्यू, तो n फोटॉन्स की कितनी एनर्जी हो जाएगी बेटा, NH न्यू। क्लियर। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटालिक सरफेस। और एमिशन कितने तरीके के होते हैं, हमें इस चैप्टर में मेजरली कौन सा पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। लेकिन एमिशन कौन कौन से होता है, थर्मियोनिक एमिशन, जिसमें हीट का यूज करें तो थर्मियोनिक एमिशन है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करेंगे तो हो जाएगा फील्ड एमिशन। उसके अलावा अगर हम लाइट के फोटॉन्स की एनर्जी का इस्तेमाल करके फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करा रहे हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इतना क्लियर हो गया। फिर हम लोगों ने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी करी, ताकि हम एक्सपेरिमेंटली ये समझा सके या समझ सके कि लाइट का डुअल नेचर होता है। वेव नेचर तो है ही, पार्टिकल नेचर भी होता है। लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हमने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की एक्सपेरिमेंटल स्टडी करी थी। और उस एक्सपेरिमेंटल स्टडी में ये ग्राफ आपको याद होगा, फोटो करंट का ग्राफ है कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में। अगर कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल पॉजिटिव है तो फोटो करंट बढ़ता है। अगर हम कलेक्टर प्लेट के पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो जैसे जैसा पोटेंशियल बढ़ाओगे तो फोटो करंट बढ़ता चला जाएगा। याद आ रहा है। और फोटो करंट की मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट। क्लियर। और सैचुरेशन करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी के। बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फोटोन। किसी भी लाइट में एनर्जी हम 2 तरीके से बढ़ा सकते हैं, या तो आप फोटोन बढ़ा दो, नंबर ऑफ फोटोन, या फिर आप क्या बढ़ा दो, हर फोटोन की एनर्जी। और हर फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू, जिसमें न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अगर आप हर फोटोन की एनर्जी बढ़ा देंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ा देंगे तो हर फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी, एच न्यू बढ़ जाएगा। लेकिन उससे टोटल नंबर ऑफ फोटोन नहीं बढ़ेंगे। लाइट के पास टोटल एनर्जी कितनी हो गई, कैपिटल N एच न्यू, NH न्यू। इसमें N क्या है, नंबर ऑफ फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी कितनी बेटा, एच न्यू, तो N फोटोन की कितनी हो जाएगी, NH न्यू। इसमें न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, और N क्या है, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो हर एक फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते नहीं है। अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो उससे क्या बढ़ते
गया नंबर ऑफ फोटॉन्स, उससे हर एक फोटोन की एनर्जी बढ़ती नहीं है। ये बात क्लियर है बिल्कुल। चलिए, तो इसलिए अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, क्या बढ़ाऊंगा? इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। ज्यादा फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का, ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे तो ज्यादा ही क्या आएगा? फोटो करंट। तो फोटो करंट की वैल्यू इंटेंसिटी बढ़ाने से बढ़ती है। बट स्टॉपिंग पोटेंशियल देखिए दोनों केस में, दोनों ग्राफ में क्या आ रहा है? सेम। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने हर एक फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ाई। फ्रीक्वेंसी कैसी रखी हुई है? लिखा हुआ है इसमें, फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, एट फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू फिक्स है। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर आप फिक्स कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कांस्टेंट रखने से क्या होगा? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कांस्टेंट रखने से हर एक फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी। और अगर हर एक फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट हो गई तो इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं बढ़े, इंटेंसिटी नहीं बढ़ाई आपने, ठीक है? फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं। फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ा रहे हो, केवल सेकंड वाले ग्राफ में बात कर रहा हूं मैं, सेकंड वाले ग्राफ में पहुंच चुके। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं इंटेंसिटी की जगह तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से हर एक फोटोन की एनर्जी बढ़ती है। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे नहीं, नंबर ऑफ फोटॉन्स उतने ही है तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही निकलेंगे, तो मैक्सिमम सैचुरेशन करंट कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें स्टॉपिंग पोटेंशियल की तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या बढ़ता है? हर एक फोटोन की एनर्जी ज्यादा फोटोन लेके आएगा। एच न्यू इज इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। अगर लेफ्ट हैंड साइड में एच न्यू ज्यादा तो राइट हैंड साइड में काइनेटिक एनर्जी मैक्स ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। उनको रोकने के लिए ज्यादा ही क्या लगाना पड़ेगा बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर हो गया? तो दोनों ग्राफ सेम है, ध्यान रखना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे लिख के आना है। क्या है? आप लोग ग्राफ बना के आते हो एग्जाम में और ये ड्रॉ करके आ जाते हो, ये नहीं लिखते बेटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल और वाई एक्सिस पे क्या है? फोटो करंट। तो फोटो करंट का ग्राफ है कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो उससे क्या बढ़ते हैं? नंबर ऑफ फोटॉन्स। उससे क्या बढ़ जाएगा? सैचुरेशन करंट। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सभी ग्राफ के लिए कैसे बनाना है उस केस में? सेम। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई आ रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या बढ़ते हैं? हर एक फोटोन की एनर्जी बढ़ती है, नंबर ऑफ फोटोन नहीं बढ़ते। और हर एक फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, एच नहीं बढ़ेगा। वर्क फंक्शन तो नहीं है, तो राइट हैंड साइड में क्या बढ़ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को, फोटो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए ज्यादा ही स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं। इस वाले केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं लेकिन आपने फोटो करंट कांस्टेंट क्यों मिल रहा है? क्योंकि इंटेंसिटी चेंज नहीं करी। ये है फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज हैविंग सेम फ्रीक्वेंसीज, और ये वाला ग्राफ है फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट हैविंग सेम इंटेंसिटी। क्लियर हो गया? और ये ग्राफ किसका है बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल का है फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में। आपको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में जो ग्राफ आता है, इसका वाई इंटरसेप्ट कितना आता है? -5/e, और इसका स्लोप कितना आता है? h/e। तो इन तीनों ग्राफ की आप प्रैक्टिस कर लेंगे। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है? h न्यू इज इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? h न्यू माइनस 5। ठीक है, उसको फिर आपको पता है h न्यू को हम लिख सकते हैं hc/λ और फाई को लिख सकते हैं हम hc/λ0। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को ev0 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कन्वर्जन करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इसके ऊपर बेस। स्टॉपिंग पोटेंशियल को रिलेट कर लोगे, वेवलेंथ को रिलेट कर लोगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को रिलेट कर लोगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को रिलेट कर लोगे। क्लियर हो गई? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए फाई वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा? h न्यू नॉट, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए वर्क फंक्शन फाई कितना हो जाएगा? hc/λ0। क्लियर है? तो वेव थ्योरी क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को? क्योंकि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था बेटा। क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट के लिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली हमने देखा कि एक सुटेबल, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता है। और उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वेव थ्योरी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होना ही होना चाहिए, हमेशा ही होना चाहिए, चाहे फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो। ठीक, तो ये एक ड्रॉबैक था। और एक टाइम लैग की प्रॉब्लम थी। जैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में लाइट इंसिडेंट होती है तुरंत फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाता है, यानी कि ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, कोई टाइम डिले नहीं है, कोई टाइम लैग नहीं है। अगर वेव आके इंसिडेंट होती, वेव नेचर होता, तो कुछ टाइम लगता फोटोन को कह रहा हूं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने में कुछ टाइम लगता। क्यों? क्योंकि वेव अगर एब्जॉर्ब करते इलेक्ट्रॉन तो उसको एब्जॉर्ब करने में, एनर्जी इकट्ठी करने में कुछ टाइम लगता। ठीक, लेकिन पार्टिकल ही पार्टिकल से आके जब टकराता है ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस कॉलिजन होता है और तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के क्या बन जाता है? फोटो इलेक्ट्रॉन। तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। क्लियर हो गई? इसलिए फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट चली, यानी कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इस एक्सपेरिमेंट से ये बताया गया कि लाइट का पार्टिकल नेचर होता है, वेव नेचर की जगह पार्टिकल नेचर डोमिनेट करता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बेसिस पे और टाइम लैग के बेसिस पे ये एक्सप्लेन किया गया। आगे चलते हैं भैया। डुअल नेचर ऑफ, चैप्टर का नाम क्या है? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यहां तक का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था बेटा? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। आइए बात करते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर की। तो डी ब्रॉगली जी ने क्या कहा? डी ब्रॉगली भाई साहब ने कहा कि दुनिया में हर चीज सिमेट्रिकल है। जैसे लाइट का डुअल नेचर होता है उसी तरीके से पार्टिकल का भी डुअल नेचर होता है, ऐसा इन्होंने कहा। अगर पार्टिकल का भी डुअल नेचर है
अगर पार्टिकल का, मैटर का भी डुअल नेचर है तो मैटर से रिलेटेड जो वेव्स होती है उनको कहा गया मैटर वेव्स या डी ब्रॉगली वेव्स, और उन डी ब्रॉगली वेव्स के लिए जो वेवलेंथ की वैल्यू थी लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p या फिर h अपॉन mv, और इसके सारे फॉर्मूले h अपॉन p, h अपॉन mv, और मोमेंटम की जगह हम क्या लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में अंडर रूट 2m के, ये याद है मैग्नेटिक मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में जब रेडियस निकाल रहे थे तो रेडियस का फॉर्मूला था mv बाय qv, उसमें mv को हमने क्या लिखा था मोमेंटम, मोमेंटम को लिखा था अंडर रूट 2m के, और अंडर रूट 2m के को हमने लिखा था अंडर रूट 2m qv, याद है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म्स में। वही सारे चेंजेस यहां पे भी लेके आने हैं, h अपॉन p मोमेंटम, मोमेंटम की जगह काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में अंडर रूट 2m k, और अगर एक्सेलरेटेड पोटेंशियल के टर्म्स में बात करें तो अंडर रूट 2m qv, और उसमें q क्या होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो इलेक्ट्रॉन का फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है तो, है ना। तो बेटा एक्चुअली में एक एक्सपेरिमेंट है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, जिसके ऊपर जिस एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड ये प्रूफ किया गया था कि मैटर का भी डुअल नेचर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का डायफ्रैक्शन प्रूफ करके दिखाया था, और इस फॉर्मूले से h अपॉन अंडर रूट 2m qv में q की वैल्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर रखी गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डायफ्रैक्शन करवाया गया था। डायफ्रैक्शन केवल किसका होता है बेटा, हमने पढ़ा है डायफ्रैक्शन हम केवल किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेव नेचर से, और अगर इलेक्ट्रॉन का डायफ्रैक्शन हो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा हुआ, वेव नेचर हुआ। तो इससे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ कर दिया गया था कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है, क्योंकि डायफ्रैक्शन उसका एक्सपेरिमेंटली करके दिखाया गया, और वैल्यू आप इलेक्ट्रॉन के लिए डायरेक्टली याद रखेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू, कैलकुलेशन का टाइम बचाना है वहां पे 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10। जिस बच्चे को 1.227 याद है उसको नैनोमीटर में याद होगा, यहाँ पे क्या आएगा फिर नैनोमीटर, और जिसको 12.27 अपॉन अंडर रूट वी है वहां पे क्या आएगा एंगस्ट्रॉम। क्लियर, एक 11th क्लास का कॉन्सेप्ट अगर मिक्स करके क्वेश्चन बना दे, ठीक है, तो एनर्जी को जैसे हम लिखते हैं, जैसे हम मोमेंटम को लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, और लिखते हैं हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म्स में, उसी तरीके से अगर टेम्परेचर के टर्म्स में लिखना चाहे, थर्मल एनर्जी के टर्म्स में लिखना चाहे, तो आपको पता है 11th क्लास में हमने पढ़ा है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी एनर्जी होती है, हाफ केबीटी, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी हो जाएगी 3/2 केबीटी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक, तो अंडर रूट 2m के में k की वैल्यू पुट कर देंगे 3/2 केबीटी, के भी होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा h अपॉन अंडर रूट 3m केबीटी, 3m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, के भी क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, याद है ना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, रेशियो ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड एवोगाड्रो नंबर R/Na बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेंपरेचर, h अपॉन अंडर रूट 3m केबीटी। इसमें से जो फॉर्मूला भी आपको याद नहीं हो अभी तुरंत के तुरंत उस फॉर्मूले को जहां भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं वहां पे नोट डाउन कर लीजिए, जो हमारे पास बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको एक रिवीजन टूल किट दी गई थी, वहां पे नोट कर लीजिए आप प्लीज, है ना, क्योंकि आपको लास्ट के 1 से 1.5 दिन में जो आपके शॉर्ट नोट्स है, अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स है, उन्हीं को बार बार रीड करना है ताकि कोई फॉर्मूला दिमाग से वहां पे निकल ना जाए। ठीक है, फिजिक्स का जो एग्जाम है इट इज ऑल अबाउट कि सारी चीजें आपके दिमाग में उस समय रहनी चाहिए जिस समय जरूरत है, कोई चीज स्किप ना हो जाए, इसलिए उन फॉर्मुलेस को बार बार आपको रीड करना है। ठीक, तो इसको भी लिख लीजिए अगर इसमें कोई फॉर्मूला गायब है तो। क्लियर है, तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने इलेक्ट्रॉन का डायफ्रैक्शन करके वेव नेचर कंफर्म कर दिया था। ठीक, ये रिवीजन हमारा किसका हो गया बेटा, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का। ठीक, अब हमसे कहा गया है क्वेश्चंस में कि पहले क्वेश्चन में कि ये ग्राफ दे रखा है, किसका ग्राफ दे रखा है, फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में किसका ग्राफ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का। तो यहां पे क्या लिखा है बेटा, यहां पे है स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कलेक्टर प्लेट के नेगेटिव पोटेंशियल की वो वैल्यू, कलेक्टर प्लेट के नेगेटिव पोटेंशियल की जिस वैल्यू पे फोटो करंट जीरो हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और एक्स एक्सिस पे क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी। ये शायद छोटा लिखा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा, मैं इसको पूरा क्लियर लिख देता हूं। यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है। क्लियर, तो हमसे कहा गया है कि बताइए इस ग्राफ को देख के बताइए प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। इस ग्राफ को देख के बताइए प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। अब ये किसका ग्राफ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का, किसके रेस्पेक्ट में, फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में। क्या फॉर्मूला है, h इक्वल्स टू 5 प्लस EV0, ये तो फॉर्मूला याद होगा। देखो फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पे V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V0 की वैल्यू आ जाएगी अगर यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो h न्यू माइनस 5 बाय E। तो इसका स्लोप कितना हो गया इस ग्राफ का बेटा, h बाई ई, और स्लोप क्या होता है tan थीटा, h बाई ई। समझ में आना स्लोप क्यों है, अरे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई ना बेटा ये, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, जब पावर 1 है तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, लीनियर रिलेशन है। और यहाँ पे स्लोप कितना हो गया, h बाई ई। tan थीटा की वैल्यू कितनी, इस वाले ट्राइंगल में tan थीटा की वैल्यू कितनी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना ab और बेस कितना cb, तो ab अपॉन cb इज इक्वल्स टू h बाई ई। तो यहाँ से बेटा h की वैल्यू कितनी आ गई, e इधर चला गया तो कितनी आ गई, e इंटू ए बी बाई सी बी। कौन सा ऑप्शन है, e इंटू ए बी, ये फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर,
बताइए, इस बात समझ में आ रही है? इसे कहते हैं ग्राफिकल न्यूमेरिकल। क्या कहते हैं? ग्राफिकल न्यूमेरिकल। इक्वेशन नहीं पूछी, ग्राफ आपसे भी नहीं कहा गया कि आप ग्राफ बना दो, आपको एक ग्राफ बना हुआ दिया हुआ है। अब इसमें एक सॉल्व करने के लिए आपको बेटा ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, फिर इस इक्वेशन को जनरल स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, फिर पता होना चाहिए कि इस ग्राफ का स्लोप क्या बताता है। ठीक, तो फिर वहां से स्लोप का कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं है, मिक्स करके। यही होते हैं कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन। कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन हो। कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन का मतलब है जो आपने पढ़ा है कि आप उसे अप्लाई कर पा रहे हो, आपके अंदर कॉम्पिटेंसी जनरेट हो पा रही है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ फोटोसेंसिटिव surface is illuminated with light of wavelength lambda, the stopping potential is V0. When the light of wavelength 2 lambda is incident on the surface, the stopping potential V0 by 4. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता नहीं है बेटा, क्या फॉर्मूला होता है? एच न्यू को मैं लिख सकता हूं एच सी बाय लैम्डा, एच न्यू इज इक्वल्स टू फाई, यानी कि वर्क फंक्शन प्लस, अच्छा वर्क फंक्शन को भी क्या लिख लेते हैं? थ्रेशोल्ड के टर्म्स में लिख लो वर्क फंक्शन को भी। ठीक है, लिख लेंगे एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 प्लस ई वी नॉट। ई वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना रखा है? वी नॉट। ये इक्वेशन फर्स्ट है। फिर हमसे कहा गया है कि अगर मैं लाइट लैम्डा की जगह कितने की यूज करूं? 2 लैम्डा वाली, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू, मटेरियल तो सेम है, वर्क फंक्शन वही रहेगा, लेकिन जो ये है बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये अब वी नॉट नहीं रहा, ये कितना हो गया है? अब वी नॉट बाय 4, ई वी नॉट बाय 4। ये दूसरी इक्वेशन। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अगर मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दूं 4 से मल्टीप्लाई करके, नीचे वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं? ताकि ये 4 कैंसिल हो जाए, यहाँ पे क्या बन जाए? ई वी नॉट, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो डायरेक्ट लिखने वाला हूं मैं। देखिए क्या आएगा, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? एच सी बाय लैम्डा, और यहाँ से क्या आएगा? माइनस 2 एच सी बाय लैम्डा। बेटा 4 से मल्टीप्लाई किया ना इस पूरी इक्वेशन को, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया? 2 एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 5 और यहाँ पे माइनस 4 5, 5 माइनस 4 5 कितना हो जाएगा? माइनस 3 5, माइनस 3 5, और यहाँ पे ई वी नॉट से ई वी नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल, 4 से मल्टीप्लाई करके। ठीक, तो यहाँ से माइनस 3 5 की वैल्यू इतनी आ गई, एच सी बाय लैम्डा माइनस 2 एच सी बाय लैम्डा, यानी कि 3 5 इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया सॉल्व करके। और यहाँ से अगर मैं 5 को क्या लिख लूँ बेटा? क्या होता है 5 वर्क फंक्शन, उसको क्या लिख सकते हैं हम? एच सी बाय लैम्डा नॉट, एच सी बाय लैम्डा नॉट, एच सी से एच सी कैंसिल, लैम्डा नॉट इधर 3 इधर, तो लैम्डा नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? 3 लैम्डा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन के ऊपर चले। असर्शन रीजन आ गया है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कितने गुना ज्यादा है? 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स ज्यादा है। इज इंसिडेंट ऑन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, क्या सही कह रहा है? हाँ जी बिल्कुल सही कह रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, तो इसमें 1.5 गुना दे रखी है। करेक्ट, ट्रू स्टेटमेंट है। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरीज डायरेक्टली विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इसमें बेटा यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है। फोटो करंट इंटेंसिटी का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन फोटो करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से तो हर एक फोटोन की एनर्जी बढ़ती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते नहीं है, और जब तक नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं बढ़ेंगे तो फोटो करंट की सैचुरेशन वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये तो मैच द फॉलोइंग आ गया, जिसको सॉल्व करने में आपको मजा आता है। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट चेंजेस। हमसे इस क्वेश्चन को तो पढ़ लेते हैं। हमसे कह रहा है इसमें कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है कॉलम 1 में और चेंज होंगी व्हाइल इन कॉलम 2, इफेक्ट ऑफ दीज चेंजेस आर गिवन। यहां पे हम कुछ चेंज कर रहे हैं और उसकी वजह से क्या क्या चेंज होगा वो हमें बताना है। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट चेंजेस, इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो अभी 2-3 बार बता चुका हूं मैं आपको अभी में ही कि इंटेंसिटी बढ़ाने से बढ़ेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने से क्या बढ़ेगा? फोटो करंट। है कहीं इसमें फोटो करंट सैचुरेशन करंट की वैल्यू? तो ये किससे मैच हो गया बेटा? आर से, सैचुरेशन करंट चेंजेस। क्या बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट चेंजेस। भाई फ्रीक्वेंसी चेंज करने से हर एक फोटोन की एनर्जी चेंज होगी। एच न्यू अगर चेंज होगा तो उधर राइट हैंड साइड में 5 कांस्टेंट है, क्या चेंज होगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्स। कहीं काइनेटिक एनर्जी मैक्स की वैल्यू अगर है तो मैच करा दीजिए, नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स की जगह क्या रखेंगे? ई वी नॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो बी किससे मैच होगा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा। हाँ जी होगा। और काइनेटिक एनर्जी मैक्स ये भी चेंज होगी। तो बेटा बी वाले से तो 2 मैच कर रहे हैं, पी और क्यू। सैचुरेशन करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। टाइम डिले इन एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन चेंजेस। चलिए नेक्स्ट, टारगेट मटेरियल चेंजेस। अगर टारगेट मटेरियल चेंज कर देंगे तो उसका क्या चेंज हो जाएगा? वर्क फंक्शन चेंज हो जाएगा। और अगर इंसिडेंट लाइट की इंसिडेंट लाइट सेम है, इस बार सिर्फ क्या चेंज किया गया है? टारगेट मटेरियल, तो 5 चेंज होगा। एच न्यू सेम है, उधर 5 चेंज होगा तो उससे काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी और स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, यानी कि इसके भी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? पी एंड क्यू।
मैं बेटा यहाँ भी लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि ऐसे ऐसे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कौन सा किसका। इसका ऑप्शन क्या आया था, आर। बी वाले का ऑप्शन क्या आया, पी एंड क्यू। सी वाले का ऑप्शन भी क्या आया, पी एंड क्यू। कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एमिटर एंड कलेक्टर प्लेट चेंजेस। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने से क्या चेंज होता है, एमिटर कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर चेंज करेंगे तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू चेंज हो सकती है। बताइए, सैचुरेशन करंट चेंज हो सकता है क्या? सैचुरेशन करंट तो मैक्सिमम करंट है। सैचुरेशन करंट तब आएगा जब आप एक्सेल ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इसको बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे, है ना। तो कई सारे बच्चे इसमें करंट मार्क करके आ जाते हैं। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने से करंट चेंज होता है, लेकिन ऑप्शन में करंट नहीं है, ऑप्शन में सैचुरेशन करंट है, और सैचुरेशन करंट होती है करंट की मैक्सिमम वैल्यू, वो डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है, सैचुरेशन करंट नहीं आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने से क्या चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का जो टाइम डिले है वो चेंज होगा, क्योंकि अगर ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा फोर्स लगेगी, जल्दी पहुंच जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? अरे ये फील्ड एमिशन में भी तो मतलब एक तो होगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, और आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड और लगा दी, तो वो फील्ड भी तो हेल्प करेगी उनको एमिशन कराने में, है ना। तो टाइम डिले इसमें चेंज होगा। और क्या चेंज होगा, और क्या चेंज होगा बताइए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेंगे तो? पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने से और क्या चेंज होगा, और कुछ चेंज होगा क्या? नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आपने क्या लगाया है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो भाई बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे सॉरी फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स नहीं लगेगी, एक्सेलरेशन आ जाएगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। एस एंड क्यू, क्लियर। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया इसका केस स्टडी, पहले चैप्टर का डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का। अब हम शुरू कर चुके हैं, इसके बाद क्या करने वाले हैं हम, एटम का रिवीजन, फिर 5 क्वेश्चन, फिर न्यूक्लियाई का रिवीजन, फिर न्यूक्लियाई के क्वेश्चंस। ठीक, ये सारे क्वेश्चन, ये 15 के 15 क्वेश्चन आप करके जाइए, रिवीजन करके जाइए। देखिए कोई फॉर्मूला जो मिस हो गया हो, आप इससे कोई ना कोई नया फॉर्मूला जो आप मिस कर चुके हो, मतलब फॉर्मूला तो आपके लिए पूरा नहीं है, लेकिन क्योंकि भूल गए तो फिर से वो नया हो गया आपके लिए, तो उस फॉर्मूले को आप याद करके अगर एग्जाम में जाएंगे तो काफी हद तक चांसेस है कि एग्जाम में ऐसा ही होता है ना, जो भैया हम पढ़ के नहीं गए थे वही एग्जाम में आ गया, ठीक है, जो भूल गए थे वही एग्जाम में आ गया। तो कोशिश कर लो भाई उसे याद करने की। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, एच न्यू इज इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ये तो खत्म है, क्वेश्चन ही खत्म है। तो लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा विच इज लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ऐसी वेवलेंथ ली जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो होगा पक्का, है ना। फ्रीक्वेंसी के केस में फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वेवलेंथ के केस में वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए, क्योंकि वो अपॉन में होता है, एच सी बाय लैम्डा होता है। इफ इंसिडेंट वेवलेंथ इज डिक्रीज्ड so that emitted photoelectrons are moving with some velocity then stopping potential will। कह रहा है अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। कहाँ गया, ये रहा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने का मतलब है एच बाय लैम्डा में लैम्डा घटा दिया, तो एच बाय लैम्डा बढ़ गया, लैम्डा तो डिनोमिनेटर में था, एच बाय लैम्डा बढ़ गया, और अगर एच बाय लैम्डा बढ़ गया लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स में काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ जाएगी मैक्सिमम, तो क्या बोलेंगे हम भाई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उसको रोकने के लिए ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट ऑन मेटल प्लेट देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर। कह रहा है अगर अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट होती है फोटो उस पे मेटलिक प्लेट पे, तो कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता, डज नॉट अकर, इट अकर्स बाय इंसिडेंट ऑफ। तो अल्ट्रावायलेट से नहीं हो रहा है, अल्ट्रावायलेट के फोटोन से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो रहा, यानी कि अल्ट्रावायलेट के फोटोन सफिशिएंट, फोटोन की एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, तो आपको एनर्जी उससे भी ज्यादा चाहिए, यानी ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब अल्ट्रावायलेट से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, तो एक्स रे की या गामा रे की, बाकी सब तो गामा। देखिए एक्स और गामा में से कोई ऑप्शन है, एक्स रे ऑप्शन है तो बी टिक कर देंगे, ठीक है भैया। दोनों होते तो अरे भाई ऐसा नहीं होगा यार, दोनों होंगे तो फिर लास्ट वाला ऑप्शन होगा बोथ गामा एंड एक्स रेज। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखिए इस केस स्टडी का, फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, लाइट बिकम्स ऑफ इंसिडेंट लाइट बिकम्स n टाइम्स द इनिशियल फ्रीक्वेंसी न्यू, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स कितने टाइम्स। अच्छा ठीक है, हमसे कह रहा है एच न्यू इज इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स में, हमसे कह रहा है बेटा कि फ्रीक्वेंसी को हम कितने टाइम्स बढ़ा देंगे, लिखा हुआ है n टाइम्स, कितने टाइम्स, n टाइम्स। लेफ्ट हैंड साइड कितने टाइम्स बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी को आपने कितने टाइम्स बढ़ा दिया, n टाइम्स, तो लेफ्ट हैंड साइड कितने टाइम्स बढ़ गई, n टाइम्स बढ़ गई। और अगर लेफ्ट हैंड साइड n टाइम्स बढ़ गई तो कह रहा है राइट हैंड साइड कितने टाइम्स बढ़ेगी, है ना। तो राइट हैंड साइड भी n टाइम्स बढ़ेगी पूरी, लेकिन ये पूरी n टाइम्स बढ़ रही है। अगर ये पूरी n टाइम्स बढ़ रही है तो इसमें फाई तो कांस्टेंट है, फाई तो कांस्टेंट है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ना पड़ेगा वो इसके इंक्रीमेंट को भी काइनेटिक एनर्जी को ही कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी n टाइम्स नहीं बढ़ेगी, n टाइम्स से ज्यादा बढ़ जाएगी। लिखा है इसमें कहीं 2n टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मोर देन n टाइम्स ऑफ, यही ऑप्शन है, मोर देन n टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गया भाई, बात समझो ना भाई, सिंपल मैथ है, a इज इक्वल्स टू b प्लस c है बेटा, है ना। अगर मैं a को डबल कर देता हूं लेकिन b को कहता हूं b कांस्टेंट है, और a को क्या कर रहा हूं डबल, ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ये,
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन काफी रिपीटेड है कि अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो राइट हैंड साइड में काइनेटिक एनर्जी पे, स्टोपिंग पोटेंशियल पे इसको डबल करेंगे तो क्या वो भी डबल हो जाएगा? नहीं, डबल नहीं होते, क्योंकि राइट हैंड साइड में ये जो वर्क फंक्शन है ये कांस्टेंट है, ये इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। अगर लेफ्ट हैंड साइड में ए बढ़ रहा है और मैं कह रहा हूं बी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, अगर इसको डबल कर दिया तो क्या सी भी डबल होगा? नहीं, सी डबल होने से पूरी राइट हैंड साइड डबल नहीं होगी, है ना। तो बी में इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा, तो जो इंक्रीमेंट होना चाहिए था उसके इंक्रीमेंट को भी कौन कॉम्पनसेट करेगा? सी का इंक्रीमेंट। यानी कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में ए बढ़ेगा डबल तो सी डबल नहीं, डबल से ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से डिक्रीमेंट का भी क्वेश्चन बनेगा। क्लियर हो गई बात? चलिए फटाफट से चलते हैं अब हम लोग किस पे, चैप्टर नंबर 12 एटम पे। इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, एग्जाम काफी ज्यादा पास है। ठीक, देखिए एटम चैप्टर में सबसे पहले रदरफोर्ड ने जीजर मार्सडन से कह के क्या करवाया था? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये बच्चे आप लोग याद रखेंगे कि ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड के कहने पे किया किसने था? जीजर मार्सडन ने। साइंटिस्ट का नाम याद रखिए। और इन्होंने थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को इसके बेसिस पे गलत प्रूफ किया एक्सपेरिमेंटली, और फिर अपने कुछ पोस्टुलेट बताए और अपना एटॉमिक मॉडल सजेस्ट किया। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल किसके ऊपर बेस्ड है? जीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट के ऊपर या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ऊपर। इसमें क्या किया गया था? एक अल्फा पार्टिकल की बिस्मथ रेडियो एक्टिव सोर्स है अल्फा पार्टिकल की, तो उसको लिया गया था और कॉलीमेटर का यूज करके एक पैरेलल बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स भेजी गई थी किसके ऊपर? गोल्ड फॉइल के ऊपर। और गोल्ड फॉइल के ऊपर जब भेजी गई तो ये देखा गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि अधिकतर अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे निकल गए। इसका मतलब गोल्ड फॉइल में एटम का अधिकतर पार्ट खाली है, वैक्यूम है अधिकतर जगह, कोई ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना मास है अधिकतर जगह में। बहुत छोटी जगह में पॉजिटिव चार्ज और मास है, उस छोटी जगह का जिसमें पॉजिटिव चार्ज और मास है उस जगह का नाम रदरफोर्ड जी ने क्या रखवाया बाद में? न्यूक्लियस। क्या बात समझ में आ रही है? तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का इसमें फंडा है, ये तो आपको याद है एक्सपेरिमेंट तो, है ना। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस He2+। चलिए, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में क्या होगा? आपको याद होगा कि जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड के न्यूक्लियस के पास आएगा वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी और किसमें कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। जस्ट लाइक अगर इस मार्कर को मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूं ऐसे ऊपर की तरफ, तो जब मैं इसको ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं उसकी काइनेटिक एनर्जी घट रही है, और यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो रही है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। उसी तरीके से यहाँ पे अगर अल्फा पार्टिकल जा रहा है न्यूक्लियस के पास, किसी भी दूसरे एटम के न्यूक्लियस के पास, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी घटती है और क्या बढ़ती है? सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को K लिख लो, इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या? K Q1। Q1 किसका चार्ज आएगा? अल्फा पार्टिकल का, प्लस 2E। Q2 किसका चार्ज आएगा? ZE, अगर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, Z एटॉमिक नंबर है तो ठीक। तो कितना आ जाएगा? K Q1 यानी कि 2E, K Q2 यानी कि ZE अपॉन R, और R फाइनल डिस्टेंस, D जो बचेगा वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बात समझ में आ रही है? तो वहां से सॉल्व करके क्या आता है? 2ZE² अपॉन 4πε0 K मैक्स, या फिर 2KZE² अपॉन काइनेटिक एनर्जी, 2KZE² अपॉन काइनेटिक एनर्जी। और K क्या है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, 9 × 10⁹ इंपैक्ट पैरामीटर बाकी आपको याद होगा कि अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी की जो लाइन है और गोल्ड फॉइल के, गोल्ड एटम के सेंटर की जो लाइन है, उसकी सेंटर से पास लाइन, उन दोनों लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। अगर वो इंपैक्ट पैरामीटर 0 है तो अल्फा पार्टिकल सेम पाथ पे वापस चला जाता है, उसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितना हो जाता है? 180 डिग्री। और अगर इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा है, फिजिक्स में इन्फिनिटी कह सकते हैं, अगर ज्यादा है तो फिर वो सीधे सीधे निकल जाएगा, तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग उस केस में कितना आता है? 0 डिग्री। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? अब ये एक्सपेरिमेंट हो गया, इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल गलत बता दिया गया, और उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल बताया। लेकिन उस रदरफोर्ड ने जो अपना एटॉमिक मॉडल बताया उसमें कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं? रिवॉल्व। ठीक, लेकिन किन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं ये नहीं बताया। ठीक, तो उसको करेक्ट किसने किया? बोहर जी ने। तो बोहर ने कुछ पोस्टुलेट बताए। पहला पोस्टुलेट उन्होंने कहा कि केवल उन्हीं कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में, नो डाउट। ठीक, और उनको सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए सेंटर की तरफ लगने वाली एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और वो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, इसलिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करती है और मोशन कैसा हो जाता है? सर्कुलर मोशन। दूसरा पोस्टुलेट जो बोहर जी ने बताया था वो ये बताया था कि वेव पार्टिकल डुअलिटी फॉलो करवाने के लिए ये एक चक्कर में कंप्लीट जो पाथ ट्रैवल करेगा, पार्टिकल नेचर कंसीडर करते हैं वो कितना ट्रैवल करेगा? 2πr। लेकिन अगर हम वही वेव नेचर देखें तो उसका वेव नेचर कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे कंप्लीट पैटर्न बनने चाहिए इस पूरे सर्कुलर पाथ में। या तो एक पैटर्न बने, या 2 बने, या 3 बने, या 4 बने, यानी कि इंटीग्रल
मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होना चाहिए। 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। इसका इस्तेमाल करके यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी थी हमने, डी ब्रोगली वेवलेंथ एच अपॉन एम वी, एम वी इधर चला गया था, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो सिर्फ वही ऑर्बिट्स स्टेबल या स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहलाती है बोहर मॉडल के हिसाब से जिन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। याद है आपको, ठीक। और तीसरा पोस्टुलेट कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और हायर से लोअर आएगा तो इलेक्ट्रॉन के हर एक ट्रांजिशन के लिए, हायर से लोअर आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन के हर एक ट्रांजिशन के लिए एनर्जी रिलीज होगी और लाइट के फॉर्म में। और हर एक जो एनर्जी डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है इस एनर्जी लेवल पे तो कुछ एनर्जी, यहाँ पे तो कुछ एनर्जी लेवल, ये जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है यही एनर्जी डिफरेंस रिलीज हो रहा है किसके फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में। क्या बात समझ में आ रही है, लाइट के फोटोन के फॉर्म में। कोई समस्या, ठीक। बोहर एटॉमिक मॉडल के हिसाब से क्या क्या फाइंड किया गया, रेडियस फाइंड की गई। रेडियस का फॉर्मूला क्या, 0.529 n स्क्वायर बाय z, ये रेडियस का फॉर्मूला। इसमें अगर n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, z की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो बोहर रेडियस इसको कहा जाता है, हाइड्रोजन एटम की पहली ऑर्बिट के रेडियस को, बोहर रेडियस। फिर हमने वेलोसिटी निकाली थी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 2.18 × 10⁶ z बाय n, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है मीटर पर सेकंड। आपको रेडियस का, वेलोसिटी का, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -27.2 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बेटा -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, बाउंडेड है, अभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकला नहीं है। जब उसकी एनर्जी है 0 या पॉजिटिव हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है, जितनी नेगेटिव टोटल एनर्जी उतनी पॉजिटिव एनर्जी दे दो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। उसी को क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हो गई, +13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ रही है। तो ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू थी 2.18 × 10⁶ z बाय n मीटर पर सेकंड, उसमें 2.18 × 10⁶ को अगर मैं 3 × 10⁸ से कंपेयर करूं तो 3 × 10⁸ के मुकाबले 137 टाइम्स कम है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से कितने गुना कम है, 137 गुना में कम है, c/137। बोहर्स ऑर्बिट की एनर्जी, बोहर्स ऑर्बिट में अभी मैंने बताया आपको, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला बताया, पोटेंशियल एनर्जी का बताया, टोटल एनर्जी का बताया, क्लियर है। और ग्राउंड स्टेट में कितनी एनर्जी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए ग्राउंड स्टेट के लिए आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको याद होगा इसके बेसिस पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ये बताता है कि कौन से वाले ट्रांजिशन के लिए कितनी वेवलेंथ वाली लाइट एमिट होगी, कितनी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट एमिट होगी। तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए हायर स्टेट से, लेकिन आके रुके पहली ऑर्बिट में, तो उसे कहते हैं लाइमन सीरीज। फिर इसी तरीके से सेकंड के लिए बामर, फिर पास चैन, फिर ब्रैकेट, फिर पीफंड। तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, नाम से पता चलेगा कि लोअर स्टेट के लिए नंबर क्या है। क्या फॉर्मूला होता है, किस वेवलेंथ की लाइट एमिट होती है, 1/λ इज इक्वल्स टू रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। याद है आपको, पहले रखना है n1 और बाद में रखना है n2। यहां पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो यहां पे लिखा हुआ था इनिशियल, यहां पे लिखा हुआ है फाइनल। तो ये n1 और ये n2। अब इनिशियल फाइनल का मतलब ये नहीं है, इनिशियल फाइनल का मतलब ये नहीं है लोअर से ऊपर जाए तो आप इनिशियल में लो, मतलब आप इसको n1 और n2 याद रखिए। 1 का मतलब लोअर और n2 का मतलब हायर ऑर्बिट। जो पहले नंबर रखेंगे वो छोटा होना चाहिए, जो बाद में रखेंगे वो बड़ा नंबर होना चाहिए, चाहे इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर जा रहा है, चाहे हायर से लोअर आ रहा है, वेवलेंथ निकालते समय। और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी, 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। वेवलेंथ कौन सी एमिट होगी, इसके ऊपर बेस्ड ये याद रखिए कि कौन सी सीरीज में कौन सी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट होती है। तो पहली लायमन सीरीज में क्या एमिट होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट। बामर सीरीज के लिए जो लाइट एमिट होती है वो क्या, वो किस रीजन में होती है, विजिबल रीजन में। और बाकी सब के लिए किस में होती है बेटा, इंफ्रारेड में। तीनों के लिए, लास्ट वाले के लिए लिखेंगे फार इंफ्रारेड, है ना, ज्यादा वेवलेंथ वाली, फार इंफ्रारेड। तो ये इंफ्रारेड और ये फार इंफ्रारेड। पहली लायमन, लायमन में कौन सी रिलीज होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट रिलीज होती है। अगर पास्चन सीरीज में ट्रांजिशन हो रहा हो या इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा हो पास्चन सीरीज में, तो कौन सी, इंफ्रारेड, ब्रैकेट के लिए इंफ्रारेड और पी फंड के लिए फार इंफ्रारेड, बामर के लिए विजिबल। क्लियर हो गया, ये याद हो गया। चले इसके कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन के ऊपर। अ हाइड्रोजन एटम एंड अ Li++ ion are both in the second excited state if hydrogen lithium are their respective electronic angular momentum and EH and ELi their respective energies। तो हमसे कह रहा है L तो क्या है, एंगुलर मोमेंटम, और E क्या है, एनर्जी। तो बताइए इनमें से कौन सा ट्रू होगा, ये पूछा गया है। क्या बात समझ में आ रही है, किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, दोनों अपनी सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NH/2 पाई।
दोनों के लिए स्टेट कैसे रखी है, सेम, तो एंगुलर मोमेंटम भी तो दोनों का सेम हो जाएगा। इस बात से तो फर्क नहीं पड़ता कि कौन से वाले एटम में है, तो H और Li, हाइड्रोजन और लिथियम, इन दोनों का एंगुलर मोमेंटम सेम होना चाहिए, तो यानी कि A और D ये तो नहीं होंगे, ठीक है। अब फिर देखना कि एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, कौन सा वाले, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला बेटा -13.6 Z² अपॉन n², n की वैल्यू सेम है, लेकिन एक हाइड्रोजन है, एक लिथियम है। अब हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 है, लिथियम के लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 का स्क्वायर यहाँ पे क्या जाएगा 9, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये वैल्यू बढ़ रही है, बट एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, माइनस साइन, तो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है लेकिन माइनस साइन के हिसाब से टोटल एनर्जी घट रही है, तो किसकी एनर्जी कम हो गई, लिथियम वाले की, लिथियम की कम हो गया, हाइड्रोजन की ज्यादा होगी, तो ऑप्शन क्या हो गया, सी। समझ में आया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, 10.2। व्हाट इज द इंक्रीज इन इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम में इंक्रीमेंट बताना कितना हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम में। भैया ये क्या सवाल हुआ, ये देखो ग्राउंड स्टेट में कितनी एनर्जी होती है, -13.6, ये तो वैल्यू याद होंगी आपको, ठीक है। और फर्स्ट स्टेट में कितनी होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में या सेकंड ऑर्बिट में कह लो, इसमें कितनी होती है, -3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, फिर -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको 3.4 लिख लीजिए, ठीक है, अप्रोक्सीमेट करके वो 3.5 आ जाता है, उसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, कितने की, 10.2, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर आप एनर्जी दोगे, -13.6 में 10.2 ऐड कर दो, 10.2 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, -3.4, यानी कि कहां तक पहुंच गया, सेकंड तक पहुंच गया, सेकंड तक पहुंच गया, तो n की वैल्यू 1 से कितनी हो गई, 2। तो इंक्रीज इन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताना है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना बढ़ गया, इंक्रीज कितना आया, ये नहीं हुआ, ये नहीं बताना कि फाइनल वैल्यू कितनी है, ये बताना इंक्रीमेंट कितना है। तो पहले कितना था एंगुलर मोमेंटम, पहले था h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, पहली ऑर्बिट में क्या था, *1, दूसरी ऑर्बिट में क्या था, *2, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये कर दिया, तो चेंज कितने का आया, 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, तो h/2 पाई। बताइए बात समझ में आई। और h की वैल्यू कितनी, 6.626, आपको पता है 6.626 इंटू 10⁻34, तो 6.626 बाय 2 पाई करेंगे इंटू 10, एक सेकंड वैल्यू पुट कर देते हैं, इज इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10⁻34, और ये 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी, 3.14, 3.14 का डबल कितना हो जाएगा, 6.28, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, अप्रोक्सीमेटली दिखाई तो दे रहा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा बेटा, तो 1 पॉइंट समथिंग, करेक्ट आंसर इज सी, 1.05, बाकी सब में नहीं है, इंटू 10⁻34, ठीक है। एग्जैक्टली ने सॉल्व डिवाइड मत करने लग जाना, ऑप्शन एक नजर ऑप्शन पर डाल लिया करो कि बहुत पास पास है क्या, अगर इसके अलावा भी कोई ऑप्शन होता है जिसमें 1 पॉइंट समथिंग होता है या 0.9 होता तो, या 1.1 होता, ठीक है, तो मैं डिवाइड करता, लेकिन ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। असर्शन रीजन आ गया मेरे भाई, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम पासेस बाय, पता है ना, इसके बाद भी एक चैप्टर बचा है, कौन से वाला, न्यूक्लियाई, है ना, उसके भी क्वेश्चन करके जाने हैं। अब तो भाई सब कुछ करना है, जो मिल जाए बस पढ़ते चले जाओ, ठीक है। सोर्सेज मल्टीपल मत रखो, मल्टीपल सोर्सेज नहीं, एक ही सोर्स को रिवाइज करो बार बार। सोर्स क्या कहने का मतलब कि जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, जहां से आप फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं, क्या बात समझ में आ रही है, जो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं इससे आप फॉर्मूले रिवाइज करिए, और क्वेश्चन में मैं साथ के साथ अप्लाई कर रहा हूं, ठीक। लेकिन आप घर पे जो खुद से रिवाइज करेंगे वो एक आपके अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स होंगे, या जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनके पास रिवीजन टूल किट है, वो उस टूल किट में उन्होंने सारे फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ डायग्राम उनके पास पहले से ही अवेलेबल है ना, तो उसको बार बार रीड करिए, रिवाइज करिए। द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम पासेस फ्रॉम एनर्जी लेवल 4 to 1, बेटा 4 to 1 आया तो एनर्जी रिलीज करी होगी। द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट कैन बी एमिटेड आर 6 and 1 रेस्पेक्टिवली, तो 1 2 3 4, यहां से आएगा 4 से, तो कह रहा है कम से कम कितने फोटोन एमिट हो सकते हैं, एक, हाँ जी, अगर डायरेक्ट 4 से किस में आ जाए, फर्स्ट में, तो कितने एमिट हो सकते हैं, एक, मिनिमम कम से कम एक तो फोटोन एमिट हो गई होगा, और मैक्सिमम कितने एमिट हो सकता है, वो कह रहा है 6 मैक्सिमम एमिट हो सकते हैं। आइए देख लेते हैं कितने मैक्सिमम एमिट हो सकते हैं। तो 4 से फर्स्ट 4 से 1 में आना है बेटा, जब 4 से 1 में आएगा तो 1 2 3 4, ये 4 है, 4 में से कोई सी भी 2 एनर्जी लेवल सेलेक्ट कर लो, 4 में से कोई से भी 2 एनर्जी लेवल का कॉम्बिनेशन बना लो, तो 4 से 2 निकाल लेंगे, यही क्या हो जाएंगे, कितने ट्रांजिशन है, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, कितना बचेगा, 3 फैक्टोरियल कितना जाएगा, 6, तो करेक्ट तो है, असर्शन करेक्ट है। मैक्सिमम 6 फोटोन एमिट हो सकते हैं, और कम से कम कितना, 1 एमिट हो सकता है। रीजन में द फोटॉन्स आर एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू लोअर, बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट एकदम, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ना। ये कह रहा है भैया कि फोटोन तब एमिट होता है जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर आता है, तो बिल्कुल सही बात तो है, लोअर से हायर जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, हायर से लोअर आता है तो एनर्जी को रिलीज करता है फोटोन के फॉर्म में। फिर से आ गया है यहाँ पे हमारे पास मैच द फॉलोइंग, कह रहा मैग्नेटिक मूवमेंट बता दो। हाइड्रोजन एटम में
कॉलम 1 में लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे क्या क्या चीज कैसे डिपेंड करती है, ये लिखा हुआ है। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है कि नहीं करता? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो उसका हमने मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म में क्या था मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला? म्यू इज इक्वल्स टू, याद है, EVR/2, याद है, EL/2m। फिर उसको लिख लिया था NHE/4πm। और जब n की वैल्यू स्मॉलेस्ट हो जाएगी, 1 हो जाएगी, n की वैल्यू स्मॉलेस्ट के लिए 1 के लिए जो स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट आता है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, उसको कहते हैं बोहर्स मैग्नेटॉन। याद है ना, 9.27 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। तो बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट n की पावर 1 के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो A किससे मैच हो रहा है? S से। मैग्नेटिक फील्ड पता नहीं अब कि भाई उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो ये तो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो ठीक। तो जब ये एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह, जब ये मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, तो एक्सिस के अलॉन्ग ही चाहो तो मैग्नेटिक फील्ड लिख लो। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी डायपोल की एक्सिस पे? 2μ0/4π इंटू m/ डिस्टेंस का क्यूब। क्या इसमें कहीं भी n आ रहा है? सिर्फ एक जगह आ रहा है, m के अंदर खुद n छिपा हुआ है, ठीक। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में क्या आएगा यहाँ पे? n। और यहाँ पे अगर n आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी n के ही क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगला एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व कर रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जो टाइम पीरियड होता है वो n क्यूब के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टाइम पीरियड n क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। n क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 टाइम पीरियड। तो ये n की पावर -3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्यू मैच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगला कॉरेस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू याद है आपको? करंट कैसे निकालेंगे? Q/T। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? E/T। ठीक है, यहाँ पे टाइम, और टाइम कैसे निकालूंगा? वैसे आपको टाइम पीरियड याद है, टाइम जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मतलब n के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वैसे तो टाइम पीरियड डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? 2πr। कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे एक वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है 2.118 × 10⁻⁶ z/n, तो उसमें n कहाँ पे आएगा? अपॉन में। और रेडियस का फॉर्मूला 0.529 n²/z। तो यहाँ पे n अपॉन में था और यहाँ पे अपॉन में क्या है? n²। तो n क्यूब नहीं बन जाएगा? तो n क्यूब के ही तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करंट भी। तो करंट भी किससे मैच होगा? q से। क्या बात समझ में आ रही है? चले केस स्टडी के ऊपर। भैया ये स्पेक्ट्रम दे रखा है और अलग अलग ट्रांजिशन दे रखा है। 2 7 में फर्स्ट, इसका नाम दे रखा है 2, फिर ये 3, फिर 4, फिर ये 5, फिर ये 6। इंपॉर्टेंट बात ये है, एरो भी देखने हैं। एरो जिसमें नीचे बने हुए हैं इसमें फोटोन एमिट होगा, हायर से लोअर ये एमिशन स्पेक्ट्रम है, और जिसमें लोअर से हायर जा रहा है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। हमसे कहा गया है कि इन विच ट्रांजिशन इज अ बामर सीरीज फोटोन एब्जॉर्ब्ड। किस ट्रांजिशन में बामर सीरीज होगी? यानी कि कहीं से भी आए लेकिन आगे किस में रुके? सेकंड में। तो सेकंड में आके कौन कौन से रुक रहे हैं बेटा? सेकंड और फोर्थ। ऑप्शन सेकंड और फोर्थ बामर सीरीज में दोनों रुक रहे हैं कि नहीं रुक रहे? क्या बात समझ में आ रही है? तो भैया अगर एग्जाम में ऐसा आता है तो बेटा अगर 2 ऑप्शन सही होंगे तो आप अपनी तरफ से दोनों लिख के आ जाइए। लेकिन एग्जाम में क्या होगा, बोर्ड के एग्जाम में अगर ऐसा आता है 4 में से 2 ऑप्शन सही होते हैं तो उसमें एक भी अगर आप लिखोगे तो भी आपको नंबर उसमें मिलेंगे, एक भी सही लिख दोगे तो, ठीक है। तो एक बच्चा कह रहा है भैया ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए, सही होने के चांस बढ़ जाएंगे। 2 ऑप्शन अगर सही होंगे, कोई सा भी एक अगर तुक्का मार के आएंगे तो उसके तो सही होने के चांस काफी बढ़ जाएंगे। हाँ अमूमन तौर पर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। द वेवलेंथ, अपनी पढ़ाई के ऊपर भरोसा रखो, जो आपने साल भर मेहनत करी है उसके ऊपर ध्यान दो। द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इन्वॉल्व्ड इन ट्रांजिशन टू इज। सेकंड ट्रांजिशन में कितनी वेवलेंथ इन्वॉल्व होगी? सेकंड ट्रांजिशन यानी कि 4 से किस में आ रहा है? सेकंड में। क्या फॉर्मूला? 1/λ इज इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/n² माइनस 1/n²। n1 कितना? लोअर वाला कौन सा भैया? 2, और हायर वाला कितना है? 4। 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? लैम्डा इधर चला जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/r, और यहाँ पे आ जाएगा 4 - 1 यानी कि 3/16, ठीक। तो इधर आके हो जाएगा ये बेटा 16/3। क्या सही लिखा? एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, गलती हो सकती है, हम भी इंसान हैं। और ये आ जाएगा फिर उसके बाद 972 16/3। 1/r की डायरेक्टली वैल्यू याद है 972 एंगस्ट्रॉम। तो 972 इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 से कैंसिल कर लेंगे, 3 2 4 और इंटू 16, ठीक है। इसको चेक करना भाई, ये मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया 16/3?
ठीक है, बताइए, ये मैंने उल्टा लिखा है सीधे लिखा है, और यहाँ पे आएगा 16 इधर ही जाएगा, वैसे तो 16/3 सही लिखा है, और 1/r की वैल्यू भी 972 सही है। इसको सॉल्व करके आप आंसर बताइए कि कितना आंसर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने इसमें कर दी है, ठीक है, आप नहीं करेंगे। लेकिन चलिए नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। ज़्यादा टाइम अगर मैं कैलकुलेशन में लगाऊंगा तो हमारी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, और मेरा मन है कि आप कॉन्सेप्ट सीखें और क्वेश्चंस देखें कि कौन कौन से क्वेश्चंस में कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन में किस तरीके से वो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजिशन टू इज, अरे फिर से सेम क्वेश्चन आ गया क्या? हाँ जी, ये तो रिपीट है, सेकंड पार्ट रिपीट हो गया। आगे चलते हैं। विच ट्रांजिशन विल अकर व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज इरेडिएटेड विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 103 नैनोमीटर। 103 नैनोमीटर की जब लाइट इंसिडेंट होगी तो कौन से वाला उनमें से ट्रांजिशन होगा? तो आपको क्या करना है, वेवलेंथ दे रखी है तो क्या निकाल लेंगे आप, एनर्जी। hc/λ की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 103 नैनोमीटर, और यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 × 10⁻34, और c की वैल्यू 3 × 10⁸, ये पुट करके क्या निकाल लेंगे, एनर्जी। क्लियर हो रही है भैया बात? और जब एनर्जी निकाल लेंगे तो हाइड्रोजन एटम के लिए देख लेंगे यहाँ पे एनर्जी कितनी होती है, -13.6, यहाँ पे कितनी होती है, -3.4, यहाँ पे कितनी होती है, -1.5, यहाँ पे कितनी होती है, 0.8। तो डिफरेंस निकाल लेंगे, है ना। एनर्जी मैं लिख दूँ, एनर्जी तो याद होनी चाहिए ना आपको, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो आपको एनर्जी लेवल्स की एनर्जी याद होनी चाहिए हाइड्रोजन के लिए। अब इन दोनों में से किसी का भी डिफरेंस, इसका डिफरेंस, अगर इसका डिफरेंस है तो फर्स्ट वाला मैच कर जाएगा, अगर इसका और इसका डिफरेंस है तो सेकंड वाला ऑप्शन आएगा, इसका डिफरेंस है तो थर्ड वाला ऑप्शन आएगा। इनमें से किसी भी ट्रांजिशन के लिए जो डिफरेंस है वो hc/λ इससे मैच कर जाएगा, तो उसी ऑप्शन को टिक कर देंगे। समझ में आई? लास्ट क्वेश्चन इसका, अरे भाई वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, एटम चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। न्यूक्लियाई का रिवीजन नहीं करना क्या? वो भी तो है 4 नंबर का। द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n1 to n2, n1 से n2 जा रहा है। द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल स्टेट इज 8 टाइम्स दैट इन द फाइनल स्टेट। कह रहा जो टाइम पीरियड है वो फाइनल स्टेट के मुकाबले 8 टाइम्स है इनिशियल वाले का। तो बताइए क्या होगा? हमें तो पता ही है टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है, n³ के प्रोपोर्शनल है ना। इनिशियल स्टेट में टाइम पीरियड कितना था, 8 गुना था, तो दूसरी स्टेट में टाइम पीरियड 8 गुना कम हो गया, 8 गुना कम हो गया, यानी कि चेंज कितने का आया होगा भाई? अगर ये टाइम पीरियड 8 टाइम्स कम हो गया तो ये कितने टाइम्स कम होना चाहिए, n की वैल्यू कितने टाइम्स कम होनी चाहिए, आधी हो जानी चाहिए पहले के मुकाबले। तो ये 4 से 2 ये आधी है, बाकी किसी में आधी है क्या? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए। समझ में आ रही है? इसको आप n को 4 से 2 करो तो आपने आधा ही तो कर दिया इसको, और 1/2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 1/8, तो टाइम पीरियड 8 गुना घट गया। क्लियर हो गया? न्यूक्लियाई का रिवीजन मेरे भाई तेजी से 13th चैप्टर इस कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन की सीरीज का आखिरी चैप्टर जिसके हम रिवीजन करने वाले हैं और कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग मेरे साथ इतना मेहनत के साथ पढ़ते रहे, आपने कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन को इतना अच्छे से समझा और जरूरत समझी इस चीज की कि बोर्ड के एग्जाम के लिए, स्पेशली फिजिक्स के एग्जाम के लिए इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। एग्जैक्टली क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को इन क्वेश्चंस में अप्लाई करना हमें आना चाहिए, वो सीखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये सीखा हुआ ही काम आएगा, है ना। तो ध्यान दीजिए। आइए न्यूक्लियाई चैप्टर में सबसे पहले न्यूक्लियस की कॉम्पोजिशन कैसी होती है। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर क्या भरे हुए होते हैं बेटा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये जो रेड कलर के प्रोटॉन्स, इन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, मतलब उनका कलर रेड नहीं होता भाई, ये तो डायग्राम है। और जो न्यूट्रॉन्स है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, नहीं, दोनों का मास अप्रोक्सीमेटली हम सेम मानते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल होता नहीं है। जेड से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर, ए से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप्स किन्हें कहते हैं बेटा, जिनमें एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। आइसोबार्स किसे कहते हैं, जिनमें एटॉमिक मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। आइसोटोन्स किसे कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो, यानी कि a माइनस जेड सेम हो। इनके तीनों के दो दो एग्जाम्पल प्लीज आप लोग याद कर लीजिए, और इनके दो दो एग्जाम्पल अभी जो मैं अभी कह रहा हूं, वीडियो पॉज करो और इनके दो दो एग्जाम्पल आप टूल किट में देखिए, लिखे है कि नहीं लिखे, आपने अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स में देखिए लिखे है कि नहीं लिखे, नहीं लिखे तो वहां पे लिखिए, और इनके दो दो एग्जांपल याद करिए। इनके एग्जांपल्स आ सकते हैं ना। न्यूक्लियस के साइज का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू r नॉट, a की पावर 1/3, और a क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर। किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस एटॉमिक मास नंबर के क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना। और r नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर, 1.2 फर्मी। क्या क्लियर है? और इसीलिए न्यूक्लियर मास डेंसिटी जो हम निकालते हैं, न्यूक्लियर मास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। न्यूक्लियर मास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, न्यूक्लियस का मास अपॉन न्यूक्लियस की वॉल्यूम। न्यूक्लियस का मास क्या हो जाएगा, एक न्यूक्लियन का मास अगर m है तो टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं, एटॉमिक मास नंबर के बराबर, a के बराबर। एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास अगर m है तो a का कितना हो जाएगा, am। अरे जैसे एक का मास m है तो 4 का कितना 4m, 5 का कितना 5m, 6 का कितना 6m, ऐसी a नंबर का कितना हो जाएगा am।
यही तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है am, और अपॉन में वॉल्यूम आएगी, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और रेडियस क्या होती है r नॉट की पावर 1/3, r नॉट की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो नीचे a की पावर 1/3 का क्यूब, तो खाली नीचे a बचेगा, ऊपर a था, a से a कैंसिल। तो एटॉमिक मास नंबर पे न्यूक्लियर मास डेंसिटी डिपेंड करती नहीं है, ये प्रूफ करने के लिए आएगा। और आप उसको इसकी वैल्यू भी याद होनी चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू 2.3 × 10⁻17 kg/m3, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप सभी को याद होनी ही चाहिए, ठीक। उसके अलावा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का किसके रेस्पेक्ट में, एटॉमिक मास नंबर के रेस्पेक्ट में। जिनके लिए ये मास नंबर काफी कम है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन काफी कम है, और जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन काफी कम है, ये वाले जो एटम्स है जिनके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन काफी कम है, इनके न्यूक्लियस अनस्टेबल है। स्टेबल होने के लिए ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाना चाहते हैं, अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ाना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसकी होती है, आयरन की, जिसका एटॉमिक मास नंबर कितना होता है 56, ध्यान रखना 56 एटॉमिक मास नंबर जिसका होता है। इसकी सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है। ये न्यूक्लियर रिएक्शन में कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। न्यूक्लियर रिएक्शन उन्हें कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स पार्टिसिपेट करे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। जो केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप वो नॉर्मल केमिकल रिएक्शन, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन वो जिसमें प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट करे, ठीक है। तो इसमें एनर्जी मास इक्विवेलेंस लगेगा। आप जो नॉर्मल केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ते हो उसमें मास बैलेंस होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस होते हैं, मास बैलेंस होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है। बट एक्चुअली में हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं लगता है, क्या लगता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। और मास एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता है कि एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी मास इक्विवेलेंसी इज इक्वल्स टू mc², ठीक। तो अगर E इज इक्वल्स टू mc² फॉर्मूला लगाए और एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के बराबर का मास हम ले तो कितनी एनर्जी डेवलप होगी, तो मास के वैल्यू पुट कर देंगे 1u। 1u का मतलब कितना, 1.66 × 10⁻27 kg, और c² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आता है बेटा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1u के बराबर में कितना मास होता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायरेक्ट एनर्जी वैल्यू याद रखनी है। मास डिफेक्ट क्या होता है, किसी भी न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन्स का मास है प्लस जितना न्यूट्रॉन्स का मास है उन दोनों को मास को ऐड कर दो, लेकिन एक्सपेरिमेंटली टोटल मास उसके एडिशन के बराबर आता नहीं है, टोटल मास एक्सपेरिमेंटली कम आता है, यानी कि जितना होना चाहिए था उससे कम आ रहा है, यानी कि मास घट गया। और वही मास घटा हुआ मास किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बाइंडिंग एनर्जी में। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, मास डिफेक्ट। क्या क्लियर है? बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला डेल्टा एम c²। डेल्टा एम क्या है, मास डिफेक्ट, मैंने थ्योरेटिकल मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ न्यूक्लियस। थ्योरेटिकल मास कैसे निकालेंगे, ZMP प्लस A - Z mn। ZMP में Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन क्या आ गया, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को ऐड कर दिया, थ्योरेटिकल मास ऑफ न्यूक्लियस आ गया। उसमें से न्यूक्लियस का हमने एक्सपेरिमेंटल मास सब्ट्रैक्ट कर दिया, मास डिफेक्ट को c² से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गई, बाइंडिंग एनर्जी। किसी भी न्यूक्लियस में ऐसे एक न्यूक्लियॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ये तो बाइंडिंग एनर्जी है, टोटल है ये तो, सारे न्यूक्लियॉन को बाहर निकालने के लिए, सेपरेट करने के लिए एक दूसरे से जो एनर्जी चाहिए वो बाइंडिंग एनर्जी है। लेकिन एक के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। वही बताती है कि कौन सा न्यूक्लियस कितना ज्यादा स्टेबल है या अनस्टेबल है। जिसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इस तरफ कम हो गई, ये वाले भी तो है, तो यहाँ तो ज्यादा है, यहाँ कम है और यहाँ कम है, ये भी अनस्टेबल है। इन्हीं को कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी काफी कम होती है, तो ये भी काफी ज्यादा अनस्टेबल है, ठीक, इसलिए उनको रेडियो एक्टिव कहा जाता है। क्लियर है बात? क्या कोई समस्या है? तो 30 से 170 तक एटॉमिक मास नंबर वाले जो न्यूक्लियाई होते हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। इधर वाले और उधर वाले ज्यादा अनस्टेबल है क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन काफी कम है। क्या क्लियर बात समझ में आ रही है? इसलिए यहां बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन काफी कम है लेकिन इनका एटॉमिक मास नंबर बहुत ज्यादा है, तो ये स्टेबल होने के लिए अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ाना चाहते हैं। बढ़ाने के लिए इन्हें लेफ्ट में आना पड़ेगा, अपना एटॉमिक मास नंबर घटाना पड़ेगा, यानी कि एक हैवी न्यूक्लियस को 2 या 2 से ज्यादा छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक होना पड़ेगा, तब जाके वो स्टेबल होगा। यहां तक कोई डाउट है? समझ में आ रही है क्या बात? एक बार पानी पी लो 1 सेकंड के लिए। हाँ जी, थैंक यू। देखिए अगली प्रॉपर्टी, अगला जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है न्यूक्लियर फोर्सेस। एक किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो दोनों न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो या प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, वो दोनों न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जिस फोर्स से उसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये किसकी वजह से आती है, बाइंडिंग एनर्जी की वजह से। और बाइंडिंग एनर्जी किस वजह से आती है, मास डिफेक्ट की वजह से। तो दो पेयर ऑफ, अब एक पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन के लिए हमने किसका ग्राफ बना रहे हैं, यहाँ पे ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ बना रहे हैं। इस ग्राफ में वाई एक्सिस पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और एक्स एक्सिस पे क्या है, उन दोनों के बीच का सेपरेशन, न्यूक्लियॉन्स के बीच का सेपरेशन। जैसे जैसे सेपरेशन कम होगा वो पोटेंशियल एनर्जी उस पेयर की धीरे धीरे घटेगी और नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव का मतलब अट्रैक्शन है। 0.8 फर्मी जब डिस्टेंस हो जाएगा तब सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रही होगी, और उससे कम डिस्टेंस होते ही फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव हो जाती है।
ठीक, तो 0.5 फर्मी से कम डिस्टेंस होते ही पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो गई, यानी कि रिपल्शन होने लगा, यानी कि दो न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे से कभी टकराएंगे भी नहीं, पास तो आएंगे लेकिन बहुत ज्यादा पास 0.5 फर्मी से भी कम डिस्टेंस हो गया तो वही फोर्स रिपल्सिव हो जाएगी जो अभी तक अट्रैक्टिव थी। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में सबसे पहली प्रॉपर्टी इस ग्राफ से क्या समझ में आ रही है कि भाई अगर इंटर न्यूक्लियॉन सेपरेशन ज्यादा है 1 2 3 फर्मी मीटर से ज्यादा डिस्टेंस है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगती ही नहीं है। इसका मतलब कैसी फोर्स हो गई, शॉर्ट रेंज फोर्स हो गई, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में गैप काफी कम होना चाहिए। दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, इसलिए उसका नाम क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, चारों फंडामेंटल फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स है, काफी कम डिस्टेंस तक लगती है, चार्ज इंडिपेंडेंट है। भाई प्रोटॉन भी एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, न्यूट्रॉन भी और प्रोटॉन भी। न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है फिर भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगती है। और क्या फॉलो करते हैं ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ना तो कंजर्वेटिव है ना सेंट्रल फोर्स है, ये सेंट्रल भी नहीं है। सेंट्रल फोर्स कौन सी होती है, मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स सेंट्रल फोर्स है, और कंजर्वेटिव भी नहीं है, और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो भी नहीं करती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये प्रॉपर्टीज हो गई। आगे भैया ये जो रिएक्शन मैंने आपको यहाँ बताया था, यहाँ पे होता है दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे न्यूक्लियस कंबाइन होकर हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। दो न्यूक्लियस फ्यूज होकर एक बड़ा न्यूक्लियस बना लेते हैं तो क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। और यहाँ पे हैवी न्यूक्लियस दो से ज्यादा छोटे छोटे पार्ट में टूट के एक लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन। तो ये क्या हो रहा है मेरे भाई, यूरेनियम 235 है, एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आया, इससे टकराया, यहाँ पे बैरियम बन गया, क्रिप्टन, बैरियम और क्रिप्टन टूट गया, तीन क्या निकले, न्यूट्रॉन्स, 1 2 3, और क्या निकले, कुछ एनर्जी, इसे कहते हैं हम न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, ये रिएक्शन भी याद रख सकते हैं आप। यूरेनियम पे न्यूट्रॉन अगर टकराया 235 पे तो बैरियम क्रिप्टन में टूटेगा और 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे एनर्जी के साथ। और ये देखिए इसमें फ्यूजन हो रहा है, एक ड्यूटेरियम है और एक ट्राइटियम है। अरे हाइड्रोजन का जो अनस्टेबल वो होते हैं आइसोटोप, एक 1s2 एक 1s3, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जब ये कंबाइन होते हैं गिवन सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन पे तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और इसमें क्या बनेगा, एक हीलियम का अनस्टेबल न्यूक्लियस बनता है, फिर पहले 1s3 बनता है, फिर बाद में वो हीलियम के दो अनस्टेबल न्यूक्लियस 1s3 वाले कंबाइन करोगे हीलियम का स्टेबल न्यूक्लियस बनाते हैं। और यही रिएक्शन किसके अंदर चल रही है, सन के अंदर। सन क्या है, सन में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है और वो हाइड्रोजन गैस का ही फ्यूजन चल रहा है और वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे, और वहीं से एनर्जी निकलती है न्यूट्रॉन के साथ। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्लियर है आपको। चलते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। एक रिएक्शन दे रखी है, फ्यूजन रिएक्शन है ना, 1s2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 2He3 में। ये हीलियम का वही अनस्टेबल न्यूक्लियस है, फिर ये हीलियम के दो अनस्टेबल न्यूक्लियस कंबाइन होंगे, क्या बनाते हैं, हीलियम का स्टेबल न्यूक्लियस। हमसे कह रहा है 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम इज सब्जेक्टेड टू अबव रिएक्शन। 2 किलो ड्यूटेरियम है हमारे पास, ठीक है, 2 किलो। ठीक, तो हमें बताना है कि एनर्जी रिलीज्ड इज यूज्ड टू लाइट 100 वाट बल्ब। 100 वाट का बल्ब है, लैंप है, और उसको चलाने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो इसी रिएक्शन से मिल रही है। तो कितने समय तक वो बल्ब चलेगा, बल्ब कितने वाट का है, 100 वाट का बल्ब है। ठीक, पावर हो गई। पावर क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी कितनी निकली, 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किसमें कन्वर्ट करेंगे, जूल में, तो 10⁻6 तो मेगा हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 × 10⁻−19 से जूल में कन्वर्ट हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम ठीक, अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये केवल 2 ड्यूटेरियम से हो रही है, 2 ड्यूटेरियम। तो 2 ड्यूटेरियम खत्म होते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन ड्यूटेरियम तो हमें टोटल 2 किलो दे रखे हैं, तो गिवन मास कितना हो गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास कर दूंगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास कर दूंगा, तो मेरे पास क्या जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है बेटा, क्या जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास कितना, 2 kg, और मोलर मास कितना, 1s2 के लिए, ड्यूटेरियम के लिए अगर 1h1 होता तो 1 ग्राम होता, इसका कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। ठीक है, और ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, केजी में, तो 2 × 10⁻³ केजी में कन्वर्ट कर लिया, 10⁻³ 2 kg से 2 kg कैंसिल, ऊपर चला गया, तो कितने हो गए, 1000 मोल्स। और हर एक मोल के लिए कितने पार्टिकल्स होंगे, हर एक मोल के लिए कितने पार्टिकल होंगे, इनटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, 1000 × Na, ये क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ ड्यूटेरियम। लेकिन टोटल ड्यूटेरियम जितने हैं, मान लो 100 है, तो रिएक्शन 100 थोड़ी होंगी, रिएक्शन तो 50 होंगी, क्योंकि एक रिएक्शन को होने में कितने ड्यूटेरियम लग रहे हैं, 2। तो इतने ड्यूटेरियम है तो रिएक्शन इसकी आधी होगी, तो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने होंगे, Na × 1000/2, यानी कि Na × 1000/2। क्या बात समझ में आ गई, एक रिएक्शन से इतनी एनर्जी निकली, उसको जूल में कन्वर्ट कर लिया, कितने नंबर ऑफ रिएक्शन होंगे, तो यहाँ से टाइम निकालना है बेटा। क्या बात समझ में आ रही है, कैलकुलेशन तो कर लोगे ना। T इधर चला गया, 100 इधर चला जाएगा, 3.27 × 10⁻6 × 1.6 × 10⁻−19 इंटू एवोगाड्रो नंबर कितना,
6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू ये 10 की पावर 3 है, अपॉन में क्या क्या आ गया, इधर से आ गया था 100 और इंटू 2। इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे। समझ में आ रही है क्या आपको? और ये टाइम किस में आएगा? सेकंड्स में, लेकिन ऑप्शन किस में दे रखा है? ईयर्स में। तो क्या करना पड़ेगा ईयर में निकालने के लिए? अभी ये किस में आ रहा है? सेकंड में आ रहा है। इसको डिवाइड करना पड़ेगा ईयर निकालने के लिए। सेकंड में है, अगर इसको 3600 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ आवर्स। और नंबर ऑफ आवर्स को अगर मैं 24 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ डेज। और अगर मैं इसको 365.25 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? ईयर्स। तो इसलिए ये और सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? इतने नंबर ऑफ ईयर्स। क्या बात समझ में आ रही है? एक बच्चा कह रहा है भैया इतनी टफ कैलकुलेशन, इसको सॉल्व करने में तो सारा टाइम चला जाएगा। आपको इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन को मैं लेके ही इसलिए आया हूं ताकि आप ये सीखें कि इस तरह के क्वेश्चन में कैलकुलेशन में करना क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको पावर देख लेनी है बस, ठीक है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1.6 है, यहाँ पे 3.27 है, यहाँ पे 2 है, इसमें से 3 जीरो हटा लो, ठीक है। इन सबको अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर लो कि ये सिंगल उसमें आ जाए, 1 से 10 के बीच में आ जाए नंबर, 1 2 3 4 5, इन्हें अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर लो। फॉर एग्जांपल जैसे 6.02 है तो 6 इंटू 6 36 कर लो, और इसका 1000 अलग लेके चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे 6 बचेगा। फिर इस तरीके से 24 है, ये कितना है? 3.27, यहाँ पे कितना है? 365। अप्रोक्सीमेट सॉल्व करो, और 2 पॉइंट समथिंग आ जाए, 5 पॉइंट समथिंग आ जाए, 3 पॉइंट समथिंग आ जाए, 7 पॉइंट। मेन है पावर से कंपेयर कर लो, पावर में डिफरेंस है 3 4 5 6, पावर में डिफरेंस है, ठीक है। तो हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक, लेकिन सॉल्व कर सकते हो आप ऑर्डर कंपेयर करके सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम पे न्यूट्रॉन स्लो मूविंग टकराया, ये सीजियम में और जर्कनियम में टूट गया, ठीक। रेडियो एक्टिव एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट गया। रिएक्शन क्या है? ये फिजन। इसमें कह रहा है कि डिसइंटीग्रेशन एनर्जी निकालो कितनी है, एनर्जी निकालो कितनी है। तो रिएक्टेंट का मास है कुछ प्रोडक्ट का मास है, मास का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा घटा हुआ मास, और जो घटा हुआ मास है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में। तो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे भैया? एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन मास, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट के मास में क्या डिफरेंस है? रिएक्टेंट का मास यूरेनियम का कितना? 235 वाले का 235.02 यू यूरेनियम का। न्यूट्रॉन का मास कितना? +1 यू। ये हो गया रिएक्टेंट का मास, माइनस प्रोडक्ट के केस में इसका मास कितना? 139.9 यू। उसका मास कितना जर्कोनियम का? 93.9, और प्लस ट्वाइस ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन भी तो है 2, तो +2। ये आ जाएगा क्या? चेंज इन मास। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इनटू c² से, तो क्या आ जाएगा? एनर्जी आ जाएगी। लेकिन ध्यान क्या रखना है, 3 × 10⁸ रख के स्क्वायर मत करने लगना। 1 u इंटू c² की वैल्यू कितनी होती है? 931.5। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करके जो भी आई, मान लेते हैं इसकी वैल्यू सॉल्व करके जो भी आई, तो इंटू c² नहीं करना, वो सीधा c² की 1 u इंटू c² की वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी हो जाएगी? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू डायरेक्टली याद रखिए, और इंटू यहाँ पे जो सॉल्व करके आएगा उसे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा सीधा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर हो गई बात? डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई इज सेम, सारे न्यूक्लियाई की डेंसिटी सेम होती है, बिल्कुल सही जवाब। वैल्यू भी याद रखनी है आपको, 2.3 × 10⁻17 kg/m³। वैल्यू भी याद होनी चाहिए। रीजन में रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। रेडियस का फॉर्मूला एम्पिरिकल यही तो होता है, r = r0 तो सही तो है क्यूब रूट ऑफ मास नंबर, ये भी सही है। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम में ऊपर और नीचे से a से a कैंसिल इसलिए होता है क्योंकि वॉल्यूम होती है 4/3 πr³, और क्योंकि r³ की जो वैल्यू रखेंगे तो r0 × a⁻1/3 कितना बन जाएगा? a से a कैंसिल हो जाता है। अभी तो सॉल्व करवाया था थोड़ी देर पहले जब रिवीजन करवा रहा था, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा इसलिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट पार्ट ये रहा, इफ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एनर्जी रिलीज्ड, ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हो रही है। द फिजन्स विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस पावर ऑफ 1 किलोवाट, 1 किलोवाट की पावर प्रोड्यूस करने के लिए कितने फिजन करवाने पड़ेंगे, ठीक। 1 किलोवाट की पावर का मतलब क्या हो गया? कहाँ गई पावर? रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ पावर ऑफ 1 किलोवाट, 1 किलोवाट यानी कि 10⁻³ वाट, ये पावर है। पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक। तो कह रहा है कि कितने विच आर द फिजन ऑफ सिंगल न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम, द फिजन्स विच आर रिक्वायर्ड, कितने फिजन करवाने पड़ेंगे? एक फिजन से कितनी एनर्जी निकलती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक फिजन से, ठीक। तो कितने फिजन करवाने पड़ेंगे? n। एक फिजन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल रही है। लेकिन ध्यान ये रखना है, इसमें खेल क्या है कि ये है एनर्जी ऐसा यूनिट में, जूल में, और ये किस में है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू 10⁻6 मेगा इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब हो गया है जूल में कन्वर्ट, और ये जूल पर सेकंड है,
ठीक है, अपॉन 1 सेकेंड। यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे, कितने नंबर ऑफ रिएक्शंस लगेंगे 1 किलोवाट की पावर प्रोड्यूस करने के लिए। क्या बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, द रिलीज इन एनर्जी इन न्यूक्लियर फिजन इज कंसिस्टेंट विद द फैक्ट दैट यूरेनियम हैज। कह रहा एनर्जी न्यूक्लियर फिजन में जो रिलीज होती है वो किस बात के साथ सहमति रखती है? मोर मास पर न्यूक्लियन देन आइदर ऑफ द टू फ्रेगमेंट। कह रहा है इसका मास बाकी दोनों फ्रेगमेंट से ज्यादा होता है, इस बात से मतलब है। मोर मास पर न्यूक्लियन एज टू फ्रेगमेंट, exactly the same mass per nucleon as two fragment, less mass per nucleon than either of the two fragment। देखिए पर न्यूक्लियन जो मास है अगर वो बढ़ रहा है, पर न्यूक्लियन मास बढ़ रहा है, इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी घट रही होगी। अगर पर न्यूक्लियन मास घटे तो घटा हुआ मास ही तो किसमें कन्वर्ट होता है? बाइंडिंग एनर्जी में। और बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो न्यूक्लियस स्टेबल हो रहा है। तो कोई भी रिएक्शन हो रही है, चाहे फ्यूजन स्टेबिलिटी के लिए हो रही है। और अगर फिजन स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है, यानी कि दो से ज्यादा पार्ट में टूट रहा है, तो जो दो नए पार्ट बने हैं उसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ी है। और अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ी है तो यानी कि जो डेल्टा एम सी स्क्वायर वो बढ़ा है, डेल्टा एम बढ़ा है तो मास डिफेक्ट बढ़ा है। मास डिफेक्ट बढ़ने का मतलब हो गया कि एक्चुअल मास से जो एक्सपेरिमेंटल मास है वो ज्यादा घट गया होगा। मास डिफेक्ट डेल्टा एम तभी तो बढ़ेगा जब थ्योरेटिकल मास के मुकाबले एक्सपेरिमेंटल मास ज्यादा घट गया हो, है ना। तो इसमें मास पर न्यूक्लियन घट जाएगा, लेस मास पर न्यूक्लियन देन आइदर ऑफ द टू फ्रेगमेंट, मतलब फ्रेगमेंट का कम होगा और उसका ज्यादा होगा जो हैवी न्यूक्लियस है। तो मोर मास पर न्यूक्लियन देन आइदर ऑफ द टू फ्रेगमेंट्स। क्या बात समझ में आ गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यूरेनियम 235 अंडरगोज फिजन, जब यूरेनियम का फिजन होता है 0.1% ऑफ द ओरिजिनल मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, केवल 0.1% मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम अंडरगोज फिजन इज, अगर 1 किलोग्राम यूरेनियम का फिजन हो तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? यूरेनियम के फिजन में केवल 0.1% टोटल मास का, ओरिजिनल मास का किसमें कन्वर्ट होता है? एनर्जी में। तो 1 किलोग्राम का 0.1% निकाल ले पहले, है ना भाई। एनर्जी प्रोड्यूस क्या होती है? mc स्क्वायर, ये तो होती है, इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। लेकिन हमसे कह रहा है कि जो है इसका केवल 0.1% है, तो 0.1% ऐसे लिख लेंगे। अब मास कितना दे रखा है? 1 kg, ठीक है। c स्क्वायर की वैल्यू कितनी पता है आपको? 3 × 10⁸ भैया इसमें क्यों लिख रहे हो 931.5 क्यों लिख रहे हो? क्योंकि यूनिट किस में दे रखी है? जूल में, इनटू ये 10⁻³ हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और ये 10 की पावर कितना हो जाएगा? 16, -3 कितना हो जाएगा? 15, 9 × 10⁻15 आंसर आ गया, करेक्ट। न्यूक्लियर फिजन इज सेड टू बी क्रिटिकल व्हेन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर और के। न्यूक्लियर फिजन को हम कब कहेंगे कि वो क्रिटिकल हो चुका है? क्रिटिकल हो चुका है यानी कि अब चेन रिएक्शन स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो कब कहेंगे? हालांकि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आईएससी बोर्ड वालों के हिसाब से है, सीबीएसई वाले बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रिटिकल मास वाले, क्योंकि ये आईएससी बोर्ड के सिलेबस में न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसमें तो पूछा जाएगा, ठीक है। सीबीएसई में नहीं पूछा जाएगा हालांकि, ठीक। आइंस्टाइन एनर्जी मास कन्वर्जन रिलेशन इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर इज इलस्ट्रेटेड बाय, तो इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर ये कहां दिखाई देता है हमें? न्यूक्लियर फिजन में तो दिखाई दे रहा है और कहां दिखाई दे रहा है? बात समझ में आ रही है ना? न्यूक्लियर फिजन में इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर लगेगा नहीं, रॉकेट प्रपोर्शन में लगेगा क्या? क्या मास एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या स्टीम इंजन में हो रहा है? नहीं हो रहा। न्यूक्लियर फिजन में हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। क्या बात समझ में आ गई है बच्चों आपको? चलिए बच्चों, तो हम लोगों ने बहुत ही मेहनत के साथ सारे चैप्टर्स के कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। लास्ट के हमने लगभग 7 चैप्टर्स के लिए तो हमने क्विक रिवीजन भी किया है, ठीक। तो बड़ी खुशी हो रही है इस तरीके से टिक लगे हुए देख के, चैप्टर 1 से लेके और 14 तक सब पे टिक लगे हुए हैं। हमने सबके कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन सॉल्व कर डाले। आज की वीडियो के लिए ब्रेन टीजर ये है। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। हमने 14 के 14 चैप्टर कवर कर लिए हैं। अपनी मेहनत पे भरोसा रखना, जो आपने सालों में मेहनत की है, और अच्छे से एग्जाम देने जाइए। आपके साथ आपके पेरेंट्स और टीचर्स सभी की ब्लेसिंग्स है। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, खुश रहो।